हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। तो पिछले वीडियोस में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग समझेंगे। तो फिजिक्स वो चीज़ है, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आप करते जाओगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये जेई मेंस वाला है। जानबूझ के मैंने ऑप्शन नहीं दिए, तो अगर ऑप्शन दे देंगे तो कोई भी इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस केप्ट 1 मीटर अपार्ट। सिर्फ एक ही चीज देकर है, आर, दैट इज 1 मीटर, और कुछ देकर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मिनिमम फोर्स। ठीक है। वैसे फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, और फोर्स डिपेंड करता है रेडियस पे, आई मीन सॉरी डिस्टेंस पे। ये चीज तो देकर है, लेकिन ये चीज देकर नहीं है। अगर आपको फोर्स मिनिमम चाहिए तो Q1 Q2 भी मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। यही तो फंडा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है Q1 Q2 की? चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको फोर्स मिनिमम चाहिए तो चार्जेस मिनिमम होंगे, और मिनिमम चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटिव बोला है तो प्लस ई, इतना ही तो कंसिडर करना है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, चार्ज कितना होगा? प्लस ई। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एफ इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो अगर वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करोगे तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी कि ऐसे ही रखो। Q1 और Q2 की जगह क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, E इंटू ई, ई स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर। वैल्यूज नहीं पूछा था, बस इक्वेशन में ही था। तो वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो। कैसे? K की वैल्यू क्या थी? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स Fe to gravitational force Fg acting between two electrons situated in vacuum will be। इलेक्ट्रिक फोर्स की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। जब ग्रेविटेशनल की बात हो रही है हम लोग बात कर रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो हमें रेशियो क्या पता करना है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ई बाई एफ जी। व्हाट इज एफ ई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक। ऐसे ही ये क्या होगा? जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, और हमें पता है कि Q1 Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू से अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, ये वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई इंटू ई क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अभी इस पे आते हैं। व्हाट इज जी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसे ही 1.6 का स्क्वायर क्या होगा? 16 का स्क्वायर 2.56। 19 और 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 38, दैट इज माइनस का 38 होल डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9। इसको 9.1 को अप्रोक्सीमेटली 9 ही ले लो, वैसे भी ऑप्शन से हमें सॉर्ट आउट करने के लिए। 9 का स्क्वायर कितना है? 81, और 31 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? -62। स्क्वायर किस लिए कर रहे हैं? यहां पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M1 भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M2 भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लो।
यहाँ पे डिनोमिनेटर में है -11 और ये -62। इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा? -73। -73 जब न्यूमरेटर में जाएगा ये बन जाएगा +73। उसके साथ क्या है? +9 है। ये बन गया क्या? 82। 82 में अगर 38 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा? 44। तो जो पावर मिल रहा है वो क्या है? 10 पावर 44। ठीक है, अब इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले लो। 9 और 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 18। 2 से थोड़ी ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेटली ले लो 20 डिवाइडेड बाई 6, और ये इसको 80 मान लो। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो 80 था इसीलिए 480। 0 से 0 कटा, 2 से 24, तो 1/24 का अप्रोक्सीमेटली 1/25 ही तो लिख सकते हैं। 10 raised to 44 को 10 स्क्वायर इंटू 10 raised to 42 लिख सकते हो। 10 स्क्वायर का मतलब होता है 100, 25 से ये गया 4 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया? 4 इंटू 10 raised to 42। देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो अप्रोक्सीमेट नंबर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस है हमारे पास फिल्टर करने के लिए। ऐसा नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, डिस्क्रिप्टिव पूछा है। ऑप्शंस हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ी ऊंच नीच करके भी सही आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम थिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, यहाँ पे होगी बात मास की, यहाँ पे होगी बात चार्ज की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक, सो व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? चार्ज तो उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे था, 1.6 इंटू 10 raised to -19। मास कितना है इसका? 1.67 इंटू 10 raised to -27। चलो सॉल्व करते हैं। एफ जी एंड एफ ई, द रेशियो ऑफ एफ जी टू एफ ई बताना है। एफ जी डिवाइडेड बाई एफ ई, ये फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, M1 M2 दोनों सेम ही है क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज कितना है? जी की वैल्यू क्या है? सॉरी, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 raised to -11, ये हो गया। M1 और M2 मास ऑफ प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन है इसलिए स्क्वायर बन जाएगा ये, या मल्टीप्लाई चाहे तो वो भी कर लो। चलो सेपरेट लिखते हैं। 1.67 into 10 raised to -27, 1.67 into 10 raised to -27 whole divided by k की वैल्यू क्या है? 9 into 10 raised to 9 into Q1 चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 raised to -19। दूसरा भी तो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है? सेम थिंग, 1.6 into 10 raised to -19। अब इसको सॉल्व करो। ठीक, इन दोनों को अगर सॉल्व किया, 27 और 27 क्या बने? -54, 54। इसके साथ -11 जुड़ गया, ये क्या बन जाएगा? माइनस का 65। अब है हमारे पास -65। अब ये 9 और ये 19 और 19 मिलके कितने बन जाएंगे? माइनस के 38। -38 के साथ +9 जुड़ेगा, कितना बन जाएगा? 38 में से 9 हटाना है ना, तो बन जाएगा माइनस का 29। ये -29 जब न्यूमरेटर में जाएगा ये बन जाएगा +29। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 36। हमें तो वही तो पता करना है, 10 raised to -36 आने वाला है, हमें एक्चुअल वैल्यू पूछा ही नहीं है। इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस उसने एक्सपोनेंट पूछा कि एक्सपोनेंट क्या आएगा। अगर मान लो पूछता वो, अगर मान लो वो ये पूछता कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता, ये वैल्यू आती है 10 raised to 36 की। 10 raised to 36। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? एफ ई
is approximately 10 raised to 36 times Fg। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत 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 ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक, ऐसा नहीं कि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, साइज बड़ा है तो फोर्स बड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन क्वेश्चन से भी हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला क्वेश्चन, when a conducting soap bubble is negatively charged, then its size starts varying arbitrarily, it expands, contracts, no change। अगर एक सोप बबल है, ठीक, इन कंडक्टिंग सोप बबल, ठीक, इसके ऊपर कुछ चार्ज दे रहे हैं हम, वो है नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब बता करना है कि ये कैसे, चाहे वैसे मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये बताना है। जैसे कि ऑप्शन ए, इट साइज स्टार्ट्स वेरिंग आर्बिट्रली, पता नहीं कि बढ़ेगा या घटेगा। दूसरा, इट एक्सपैंड्स, मतलब इसका साइज बढ़ेगा। तीसरा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, साइज घटेगा। चौथा, नो चेंज। यह समझने वाली बात है। ये पहले से ही अगर नेगेटिव चार्ज है, फिर से नेगेटिव देने पे आएगा रिपल्शन। रिपल्शन अगर आ गया तो ये होगा एक्सपैंड। ठीक, अगर 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 इस सोप बबल के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, लेकिन अब बाहर से दे रहे हो क्या? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अनिहिलेट करेंगे, इनको बोलते हैं एक दूसरे को कैंसिल करना। तो इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब क्या? ये डिपेंड करता है कि सो बबल पे चार्ज क्या है। सो बबल पे क्या चार्ज है इसने नहीं बताया, तो इट्स साइज स्टार्ट्स वेरिंग आर्बिट्ररीली। ठीक है, जैसे कि नेगेटिव चार्ज है तब नेगेटिव दे रहे हो तो पक्का बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज है तब नेगेटिव दे रहे हो तो थोड़े टाइम के लिए घटेगा लेकिन फिर बढ़ेगा। रिमेंबर दिस। किस लिए घटेगा? क्योंकि अनिलेट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। Coulomb's law is analogous to charge conservation law, Newton's second law, law of conservation of energy, Newton's law of gravitation। ये लॉ क्या बोलता है? F is proportional to Q1 Q2 by R square। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, चार्ज कंजर्वेशन क्या है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू एम ए, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से भी लेना देना नहीं है। आंसर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इक्वेशन देखो तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक दूसरे को कितने एनालॉगस हैं। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बात हो रही है चार्जेस की, यहाँ पे बात हो रही है मासेस की। जो मैथमेटिकल कंपैरिजन है वो तो बिल्कुल ही सेम है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड इन एयर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। R इज इक्वल टू 1 मीटर, Q1 Q2 दोनों बराबर हैं एक के। तो फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, ठीक, हाँ, Q1 Q2 क्या है? 1 इंटू 1। ये क्या है? 1। तो ये आंसर क्या आ रहा है? 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर। ये पूरी वैल्यू तो 1 ही हो गई ना, इसीलिए। चलो अगला देखो। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द डिस्टेंस आर अपार्ट। ठीक, मतलब क्या? दो चार्जेस है, मान लो एक है Q और दूसरा भी Q। उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, exerts a force on another, the charge on one of the charges doubled। चलो कंसिडर कर लेते हैं। एक तो चार्ज है Q ही,
और दूसरा चार्ज हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया 2q. What is the ratio of the distance between the two charges now and earlier if the force is same? अगर यहाँ पे फोर्स F है तो यहाँ पे भी फोर्स F है, तो ये R डैश पता करना है, या फिर इसको बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2. ठीक, हाँ, और इसको मान लो F1 और इसको मान लो F2. क्या देकर है, F1 बराबर है F2 के. सबसे पहले इनका रेशो लेते हैं, F1 और F2 का रेशो. F1 क्या है कि Q1 ये वाला, Q2 ये वाला, डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर. ये हो गया बाबा. फिर K Q1, Q2 क्या है, 2Q है, बाई R2 का स्क्वायर. ठीक, अब देखो ये दोनों बराबर हैं, F1 और F2, तो कट ही जाएंगे. K से K कटा, Q से Q कटा, ये Q से ये Q कटा. अगर इसको आप अब लिखोगे, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, यहां न्यूमरेटर में क्या बचा, 1/R1 का स्क्वायर, यहां पे क्या बचा, 2/R2 का स्क्वायर. तो ये वाला इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 2/R2 का स्क्वायर बराबर है 1/R1 के स्क्वायर से. तो अब ये वाला टर्म यहां पे ले लो और ये वाला टर्म यहां पे. आपको तो बेसिक कैलकुलेशन पता ही होगा. ठीक, अगर हमने इसको रीअरेंज कर दिया, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/2 के. अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो R1 बटे R2 स्क्वायर रूट, मैंने दोनों जगह स्क्वायर रूट लिया, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 इज रूट 2. तो R1 और R2 का रेशियो क्या आ रहा है, इट इज 1:√2. देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है. और यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर फोर्स ना घटे, फोर्स अगर कांस्टेंट रहे और चार्ज Q से हो रहा है 2Q, ठीक है, चार्ज क्या हो रहा है, 2 से हो रहा है 2Q, तो डिस्टेंस जो है वो R से घट के हो रहा है √2R. √2R. तो जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर Q NQ हो रहा है तो R की वैल्यू होगी √NR. रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. How does the force between 2 point charges change if the dielectric constant of the medium in which they stay are kept increases? बड़ा ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया. फोर्स इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये फोर्स इन मीडियम, M stands for medium, this not stands for air. ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. फिजिक्स को छोड़ो, बस मैथ से ही समझो, समझ में आ जाएगा. फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे देखने वाली बात ये है, जैसे जैसे ये के बढ़ेगा वैसे वैसे एफ एम घटेगा. तो बोल क्या रहा है, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज केप्ट इंक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन, फोर्स बिटवीन द चार्जेस decreases. Force between the charges decreases. So as simple as that. अगला देखो, two identical charges Q and Q repel each other. चलो डायग्राम बना लेते हैं. ये दोनों आइडेंटिकल थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो था 100 न्यूटन. ठीक,
one of the charges is increased by 10% and the other, मान लो इसको हमने बढ़ा दिया 10% से, नया वाला लिख लेते हैं। ये जो Q था, ये जो Q था, इसको कर दिया हमने 110%, ऐसे तो लिखते हैं। इसको हमने घटा दिया 10% से, मतलब ये बचा 90%, 90/100 Q, इतना ही तो है। नया फोर्स पता करना है, इतना ही है। हाँ, कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो, इनको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो, ये चले गया। यहाँ पे F इज इक्वल्स टू क्या था? K Q बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी 100। ठीक, अब ये जो F डैश यहाँ पे आएगा, F डैश इज इक्वल्स टू K 11/10Q इंटू 9/10Q बाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 11 9 99/100, Q इंटू Q ऐसे ही, आर स्क्वायर भी ऐसे ही, ये K भी ऐसे ही। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये वैल्यू यही है जिसकी वैल्यू क्या है? 100। तो 99/100 मल्टीप्लाई होगा 100 से, घट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 99 न्यूटन। ठीक, तो ये तो हो गया फिजिक्स से। अब कॉमन सेंस की अगर आप बात करोगे बेटा, देखो 100 था, 100 में पहले 10% बढ़ा, 100 का 10% होता है 10, अब ये बन गया 110। पहले तो 10% बढ़ा ना, फिर 10% घटेगा। अब इसमें से 10% घटाओ, 10%, 110 में 10% घटा रहे हो, 100 में नहीं। 100 में तो 10% बढ़ाया था, अब 10% 110 में घटेगा। 110 का 10% होता है 11, 110 में अगर 11 घटेगा, बचेगा 99। दैट्स आवर आंसर। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, चलो, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। Force between two point charges kept at a distance d apart in air is F. ठीक, if these charges are kept at the same distance in water, मतलब यहाँ पे मीडियम की बात चल रही है। How does the electric force between the charges change given dielectric constant 81? ठीक, हमने क्या पढ़ा था? Force in medium is equals to force in vacuum or air डिवाइडेड बाई डाइइलेक्ट्रिक। ऐसे ही तो पढ़ा था, लिखते कैसे इसको? एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई के और एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो मीडियम में जो भी है वो एफ नॉट से 81 टाइम्स कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स फोर्स is decreasing by 81 times that of the force in air। बेसिकली हो क्या रहा है, जितना फोर्स था पहले उसको 81 से भाग कर दो, मतलब 81 गुना फोर्स घट रहा है। हमने ये तो पढ़ा था, जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी ये वैल्यू घटेगी। तो आज के लिए इतना काफी है। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डेली। 10 12 15 क्वेश्चंस करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो we'll try to clarify all the possible doubts. So see you people in the next video. Till then, take care, keep learning, keep exploring, have a great day ahead. All the very best for your future. Allah Hafiz.